माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का भारतीय राजनीति का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। लिख लो, इसको हेडिंग लिख लो तुम लोग। लिखेंगे हम लोग राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। इस चैप्टर को, चूँकि ये पहला चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, तो इसमें हम जानेंगे कि इसके पहले जो मैंने एपिसोड सिस्टम में तुम्हें पढ़ाया है बच्चे, उस एपिसोड सिस्टम में उस सब चीज़ों को ध्यान से समझना है कि देश की आज़ादी के पहले देश की आज़ादी के पहले जो देश का संविधान बनाने की बातें हो रही थी बच्चे, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन से संविधान बनाने की शुरुआत होती है। और जैसे जैसे संविधान बनना शुरू होता है कई सारे टॉपिक्स जोड़े जाते हैं, देश आज़ाद भी होता है। और देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद भी हमारा देश का संविधान बनते रहता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा होने पर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और उस दिन सब डिसीजन ले लिया जाता है कि हमारे देश का राष्ट्रगान क्या होगा, राष्ट्रपति कौन होंगे, सब कुछ। और 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू कर दिया जाता है। अब जब देश का संविधान बनने लगा बच्चों, तो सबसे बड़ी उस समय हमारी जो समस्या थी, वह समस्या क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या है। देश का निर्माण कैसे किया जाए। एक तरफ पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान अपने आप में एक अडिग रूप से खड़ा था। गांधी जी सोचते थे कि हमारे देश का बंटवारा न हो जाए, और जिन्ना सोचता था कि देश को बांट ही देंगे हम। इस तरीके से बच्चे कई सारी समस्याएं राष्ट्र निर्माण को लेकर हो रही थी। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि हमारे लाश पर से समझो कि देश का बंटवारा होगा, लेकिन परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई। ऐसी परिस्थिति बन गई बच्चे कि हमारे देश का बंटवारा करना पड़ा और उसमें कई समस्याएं खड़ी हुई। उन समस्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं, इसमें देखते चलो। जो मैंने लिखा है पहले उसको मैं समझा रहा हूँ बच्चे। पहला चैप्टर है ये। इस चैप्टर को अगर समझ लोगे तो आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और बता दूं कि 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में हमें पढ़ना है देश की आज़ादी के बाद हमारी राजनीति कैसी रही। जैसे सबसे पहले तो राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या होगी, फिर एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो जाएगा, एक दलीय प्रभुत्व हो जाएगा। कौन सा? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व समझ लो कि 70 के दशक तक करीब रहेगा। फिर बीच में समझो कि 70 के दशक में 1977 में हमारे संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर उसके बाद फिर कांग्रेस का ही दौर शुरू हो जाएगा बच्चे। ये कई सारी समस्याएं होगी, उस सब समस्याओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बोलो सभी? राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही रहता है बच्चे कि देश की आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो हम लिखे हैं कि हमारे देश में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ। जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ उस समय भारत के समक्ष कई समस्याएं थी। जैसे हम जान सकते हैं कि ये प्रश्न पूछता है बच्चे कि देश की आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या थी। हम लिखेंगे भारत के पास कई समस्याएं थी 15 अगस्त 1947 को। पहली समस्या क्या थी बच्चे? तो देखो, पहली समस्या थी कि हमारा देश 500 से अधिक देशी रियासतों में बटा हुआ था, जिसे एक देश में शामिल करना सबसे बड़ी समस्या थी। इसे रियासत क्या कहते हैं बच्चे? जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, तो जैसे समझो कि बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे, उसी तरीके से कई सारे गांव ऐसे थे जिस गांव में भी एक आदमी अपने आप को रियासत का मालिक समझता था, अपने आप को राजा ही समझता था। कई सारे शहरों में ऐसा थे। तो ऐसे कितने रियासत थे देश की आज़ादी के समय? 500 से अधिक देशी रियासत थे। सबको एक करना था और सबको बताना था भाई सब भारत में शामिल होंगे। दूसरा क्या था? विविधताओं से परिपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। यह भी एक बड़ी समस्या थी। विविधता का मतलब होता है
देश एक, लेकिन विभिन्न प्रकार के, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न लिंग के, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न रंग के, हर प्रकार के लोग यहाँ पे थे। और सबको क्या करना था जी? राष्ट्रीय एकता, मैंने सबको एक में ऐसे बांध देना था कि सबको लगे कि हमारे देश की ये समस्या है, न कि हमारे रियासत या हमारे राज्य या हमारे परिवार की समस्या है। समझ गए बच्चे? तीसरा क्या? तो आज़ादी मिलने के साथ ही साथ भारत तथा पाकिस्तान के बंटवारे से, याद रख लेना, देश में बड़े पैमाने पर हिंसा में बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए। देश के विभाजन से भारत दो हिस्से में बंट गया। भारत तथा पाकिस्तान आगे चलकर 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। इस टॉपिक को ठीक तरीके से समझो बच्चे, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चे, उस आज़ादी के समय समस्या ये थी, उसमें भारत और पाकिस्तान दो देश बने। इन दो देशों में किस तरीके से ये बनते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मानचित्र में यहाँ समझाता हूँ। मानचित्र समझते चलो बच्चे। ये मानचित्र तुम्हें दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ मानचित्र बनाता हूँ। जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हो रहा था बच्चे, उस समय भारत दो हिस्से में बटा। दो हिस्से में हमें दिखाई देता है दो हिस्सा, लेकिन सच पूछो तो भारत तीन हिस्से में बटा था बच्चे। कौन कौन हिस्सा? तो ये मैं बताता हूँ। ये हमारा रहा भारत। भारत के नक्शे में देखो बच्चे, इसमें एक हिस्सा बना पाकिस्तान। ये देख लो, ये कलर में चेंज करता हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान पूरब में, पश्चिम में पाकिस्तान बना। कहाँ बना जी? पश्चिम में। और पूरब में भी एक पाकिस्तान बन गया। बढ़िया, इसको समझते चलो। भारत जब बंटा तो बीच में हो गया हमारा भारत। बीच में क्या हो गया? भारत। अब पश्चिम में हो गया पाकिस्तान, अब पूरब में भी हो गया पाकिस्तान। यह जो पूरब में पाकिस्तान हुआ, यही पाकिस्तान 1971 ईस्वी में चलकर फिर एक अलग देश के रूप में उभरा भारत के सहयोग से, जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। क्या बोलेंगे बच्चे? मानचित्र देख लो बच्चे। यह भारत ये बन गया बच्चे। इधर हो गया पाकिस्तान और इधर हो गया हमारा बांग्लादेश। समझ में आ रहा है किसे? इस तरीके से हम देखें क्या कि भारत के पश्चिम में भी एक देश जिसे पाकिस्तान कहते थे, और भारत के पूरब में भी एक देश जिसे हम पाकिस्तान कहते थे। उस समय इसको क्या कहते थे? पाकिस्तान ही कहते थे। पश्चिम वाले हिस्से को हम पश्चिमी पाकिस्तान और पूरब वाले हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। इस समय बांग्लादेश नहीं था। समझ रहे हो ठीक से? समय बदला, और समय बदला तो ऐसा बदल गया बच्चे कि आने वाले समय में यह देख लो, नीचे की तरफ हमारा यह श्रीलंका है। सबसे नीचे क्या है जी? इसमें श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच से पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से लोग ये समुद्र के रास्ते होते हुए और भारत और श्रीलंका के बीच से होते हुए ये बांग्लादेश जाते थे। इस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में यह एक जल संधि हुई, जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहेंगे जी? पाक जल संधि कहते हैं बच्चे, याद रख लेना। पाक जल संधि हम इसलिए कहते हैं कि भारत से, यहाँ देखो, ये भारत हो गया और ये क्या हो गया? श्रीलंका। इधर से इधर जाने के लिए दोनों के बीच से, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि बना, इसे हम क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। परीक्षा में पूछता है कि पाक जल संधि कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, भारत श्रीलंका के बीच। क्या बोलोगे? भारत और श्रीलंका। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई बच्चे कि पाकिस्तान में कोई नियम कानून बनता था, पश्चिमी पाकिस्तान में, मूल तौर पे इस साइड में, और वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान में इसको समुद्र के रास्ते जाकर समझाया जाता था। इससे क्या हुआ कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ के लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इनके पास सुविधाएं जल्दी नहीं मिल पाती थी, इसलिए ये लोग धीरे धीरे क्या किए कि भारत आना ये शुरू कर दिए। अब भारत में आकर ये शरण लेना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है बच्चे? आगे समझो। कहते हैं इसमें से अगला क्या हुआ, अगला टॉपिक इसका पढ़ेंगे हम लोग। ये पहले टॉपिक निकाल दूं मैं। ये पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान समझ गए? कह रहा है यहाँ पे देखो कि देश के विभाजन तथा विभाजन के कारण भारत के धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पर भी आंच आने लगी।
जिससे भारतीय संविधान में 1946 में भाग 3 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर इस समस्या का हल किया गया। देश का विभाजन होने लगा बच्चे, तो समझो कि पश्चिम में तो पाकिस्तान बन गया, पूरब में भी पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, बीच में जो भारत हुआ, तो भारत के समझ लो धर्मनिरपेक्षता पर आंच आने लगी। ये हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कई सारे मुसलमान थे बच्चे, और मुसलमानों ने, कुछ मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जितने गए उससे ज़्यादा मुसलमान अभी भी भारत में रहना चाहते थे, और वो बोले कि भारत हमारा देश है, हम भारत छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। इसलिए हुआ कि भारत में एक ऐसा पंथ लाया जाए जो सबके लिए एक समान हो। तो यहाँ पर 1946 ईस्वी में जब संविधान कैबिनेट मिशन की बैठक हुई, उसके कुछ दिन के बाद ही रख दिया गया कि संविधान के भाग 3 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्षता किससे कहते हैं, मैंने बताया था बच्चे। धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो कोई भी देश किसी एक धर्म को विशेष महत्व न देकर सभी धर्मों के प्रति उदारता की नीति अपनाता है, सबको समान महत्व देता है, तो ऐसे ही देश को हम क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष देश। तो 1946 में भाग 3 में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर भारत को धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया, और बता दिया गया कि भारत में चाहे कोई भी रहे वह धर्मनिरपेक्ष रहेगा, उस पर धर्म बदलने की कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। समझ गए बच्चे? हर किसी को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। और इसकी 5वीं समस्या जो थी बच्चे, वह समस्या क्या थी? तो भारत तथा पाकिस्तान के अलग होने से एक बड़ी समस्या शरणार्थियों की समस्या थी, जिसे हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई बच्चे? शरणार्थी की समस्या। शरणार्थी मैंने समझो कि 5वीं समस्या थी किस चीज़ की? शरणार्थी। शरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी 2 शब्दों के मेल से बना है बच्चे, शरण प्लस अर्थी। किससे बना है जी? शरण प्लस अर्थी। माने शरणार्थी माने मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति अपने अर्थ की प्राप्ति के लिए, माने रुपया पैसा धन दौलत की प्राप्ति के लिए, रोजी रोटी के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए कहीं जाकर शरण लेता है, किसी दूसरी जगह जाकर शरण ले ले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। समस्या तब उत्पन्न हो गई बच्चे जब समझो कि पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान के कई सारे लोग, माने जिसे आगे चलकर बांग्लादेश हम बोले, और पाकिस्तान के भी कई सारे लोग वहाँ के सरकार से त्रस्त हो गए, उन्हें दिक्कत होने लगी। तो वे किसी न किसी रास्ते से भारत में आना शुरू कर दिए। अब भारत में आए तो भारत का तो नीति है बच्चे, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। माने हम दुनिया के हर लोगों को अपना कुटुंब समझते हैं बच्चे। जो भी आता है हम लोग अतिथि देवो भवः का नारा देते हुए अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो जो भी व्यक्ति बंगाल से आया, माने बांग्लादेश से आया या पाकिस्तान से आया, हम लोग उसको शरण देना शुरू कर दिए। तो जिसको हमने शरण दिया, जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर शरण लिए, वही क्या कहलाए? शरणार्थी कहलाए। समझ में आ गया बच्चा? तो शरणार्थी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है बच्चे। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे समझते हैं हम लोग। शरणार्थी क्या है, टॉपिक से समझो। कहता है कि जब हमारा देश 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि 11:59 पर 2 देशों में अर्थात भारत और पाकिस्तान में बट गया, उस समय पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने भारत में शरण लेने के लिए पाकिस्तान छोड़कर भारत आने लगे तथा अपने प्राणों की रक्षा के लिए भारत के पड़ोसी देशों से, मुख्यतः यह पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग भारत में आकर शरण लिए, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। माने जितने भी हिंदू थे जो पाकिस्तान में रहते थे, वे आकर कहाँ शरण लेने लगे? भारत में। अब भारत के कई सारे मुसलमान जाकर कहाँ शरण लेने लगे? पाकिस्तान में। भारत से सभी मुसलमान नहीं गए और पाकिस्तान से सभी हिंदू भी नहीं आए, ये दिमाग में रख लेना है हम लोग को। आ रहा समझ में ना? जो जाति यहाँ पर कम हुई, जो बच गए यहाँ पर, जैसे मुसलमान यहाँ बच गए, इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई, ठीक है ना, और हिंदुओं की संख्या अधिक हो गई,
तो जिन जातियों की संख्या भारत में कम हुई उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। क्या कहा गया? इसलिए भारत में मुसलमान क्या है जी? अल्पसंख्यक है। यहाँ पे बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई ये सब क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अल्प माने थोड़ा, संख्यक माने संख्या। जिन जातियों की संख्या भारत में कम है वे क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक। उसी प्रकार पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या अधिक हो गई, हिंदुओं की संख्या वहाँ कम हो गई। इसलिए पाकिस्तान में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है, और मुस्लिम क्या है? बहुसंख्यक है। और भारत में हिंदू क्या है जी? बहुसंख्यक, और मुस्लिम क्या है? अल्पसंख्यक। दोनों समझ में आ गया? तो बांग्लादेश से और समझो कि हमारे पाकिस्तान से मैक्सिमम लोग जो भारत आए वे कौन थे? हिंदू थे। मैक्सिमम उसमें हिंदू थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन मैक्सिमम कौन थे? हिंदू, जिन्होंने सोचा कि हमें हिंदुस्तान में ही जाकर रहना चाहिए। तो हमारे देश में आकर वे शरण लिए, तो इसीलिए क्या कहलाए? शरणार्थी कहलाए। क्लियर है? इतना दिमाग में बैठ रहा है ठीक से? अब आगे पढ़ेंगे बच्चे हम लोग। कहता है इसमें से कि पूर्वी पाकिस्तान, यहां समझेंगे, ठीक समझो। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने पश्चिम बंगाल तथा असम में आकर शरण लिया। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब हम क्या समझेंगे बच्चे? 1971 में क्या बन जाएगा वो? बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश नहीं बना है, अभी हमारा ये पाकिस्तान ही है, पश्चिमी और पूर्वी। तो पूर्वी पाकिस्तान के माने बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए वे पश्चिम बंगाल, ये हमारे देश का राज्य है बच्चे, और असम में आकर शरण लिए। तथा पश्चिमी पाकिस्तान से, माने जिसे हम मूल पाकिस्तान आज कहते हैं, वहाँ से आने वाले शरणार्थी पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में आकर बस गए। समझ में आ रहा है? देख लो, यहाँ से जो आए सो समझो पंजाब में बसे, राजस्थान में बसे, गुजरात में बसे, दिल्ली में बसे, यूपी तक आ गए। और इधर वाले जो गए वो कहाँ? पश्चिम बंगाल और असम में जाकर बस गए। कुछ इधर उधर भी, उड़ीसा में भी कुछ आकर बसे, बहुत कम मात्रा में, मैंने मुख्य तौर पे मैंने बताया। तो पश्चिमी पाकिस्तान कहे तब या पूर्वी पाकिस्तान कहे तब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब आज का पाकिस्तान, अब पूर्वी पाकिस्तान का मतलब आज का बांग्लादेश। अब आगे समस्या क्या है बच्चे? तो भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को मकान तथा नौकरियां दी। भारत इतना उदार है बच्चे, कोई भी शरणार्थी हमारे पास आता है, कोई भी अतिथि आते हैं, हम लोग उसका स्वागत करते हैं, ठीक है बच्चे? तो भारत ने उनको 2 चीज़ें दे दी, तथा साथ ही साथ उनके रोजगार के लिए वित्तीय सहायता अर्थात आर्थिक मदद भी देना शुरू कर दिया। तथा इन शरणार्थियों को भारत की जनता ने अपने उदार हृदय का परिचय देते हुए बहुत सहयोग किया। उस समय हमारी स्थिति भी वैसी थी बच्चे, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग बहुत मदद इन शरणार्थियों को किए। अब इस तरीके से तो शरणार्थी अगर पूछे तो तुम लोग बता सकते हो बच्चे? तुरंत हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद से एक यह मानचित्र बनाएंगे। किसका मानचित्र बनाएंगे बच्चे? भारत का मानचित्र बनाएंगे। और भारत का मानचित्र बनाकर इसमें शरणार्थियों को दर्शाएंगे कि अगर कहीं से शरणार्थी कोई आया तो वो कहाँ रहा, किधर के शरणार्थी आए तो किधर रहे। अगर मानचित्र नहीं बनाया बच्चा तो समझ लो हमारा ये गलत है। भारत का मानचित्र बनाकर देख लो, ये हमारा हो गया पाकिस्तान। पश्चिम में क्या है जी? यह है पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहलाएगा उस समय? पश्चिमी पाकिस्तान। और यहाँ पे कौन सा देश है बोलो? पूर्वी पाकिस्तान। दाहिने तरफ कौन सा रहेगा? पूर्वी पाकिस्तान। तो अब इसमें समझना ये है कि जो पूर्वी पाकिस्तान से आए ये कहाँ बसे? असम में। कहाँ बस गए जी? असम में बस गए। और कहाँ बस गए? पश्चिम बंगाल। कहाँ बस गए? पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोग ये देख लो कहाँ बसेंगे जी? ये बचेंगे पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब में बस जाएंगे, फिर यहाँ राजस्थान में बसेंगे, फिर यहाँ दिल्ली में भी आकर बसेंगे। कहाँ बसेंगे? दिल्ली में। फिर ये गुजरात में भी आकर बस जाएंगे, और गुजरात तो गुजरात, ये आते आते महाराष्ट्र में, मुंबई में भी आकर बस जाएंगे बच्चे। आ रहा समझ में ना? कहाँ बस गए? मुंबई में भी बस गए। और ये यहाँ तक यूपी तक आ गए बच्चे, कुछ माने समझ लो। तो इस तरीके से किस साइड से पाकिस्तानी हमारे देश में आए तो कहाँ बसे, ये बता सकते हो? चलो मैं पूछता हूँ प्रश्न कि
पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी भारत के मुख्यतः किन राज्यों में बसे? असम और पश्चिम। बहुत बढ़िया, इसका मतलब कि तुम सब समझ रहे हो। तो शरणार्थी कौन है, शरणार्थी किसे कहते हैं, शरणार्थियों की समस्या क्या है, क्या थी, ये सब बता सकते हो बच्चे? आने वाले समय में फिर से अगले टॉपिक में मैं शरणार्थी के बारे में पढ़ूंगा बच्चे। ये शरणार्थियों की समस्या इतनी होने लगी कि भारत में इंदिरा गांधी ने साफ तौर पे कह दिया पाकिस्तान को कि अरे जब तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम लोग ये पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ाद करो, हटा दो इनको अपने अनुसार जीने दो। ये बार बार सब के सब हमारे यहाँ शरण लेने आ रहे हैं, हमारे यहाँ खाने पीने नौकरी के लिए आ रहे हैं, इन्हें आज़ाद करो। पाकिस्तान भड़क गया बच्चे। अब भड़क कर हमारे यहाँ एयरपोर्ट पर आक्रमण कर दिया। तो आयरन लेडी मैन थी कौन? इंदिरा गांधी। इसने वो जवाबी कार्रवाई किया 1971 ईस्वी में कि बढ़िया से पाकिस्तान को सिखाया, और सिखाने के बाद से पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में विकसित करवा दिया, जिसे हम कहते हैं आज क्या? बांग्लादेश। कब बांग्लादेश बना? 1971 में। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं इसमें कि भारत में विविधता में एकता से क्या समझते हैं? अभी मैं बताया था तुम्हें इसके पहले भी, विविधता में एकता। ये प्रश्न पूछ देगा बच्चा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे लिखेंगे समझो। कहते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में विविध अर्थात जिंदगी ने माने विविध अर्थात जिंदगी ने बल्कि भिन्न भिन्न जाति, क्या लिखेंगे हम लोग? अर्थात भिन्न भिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, और संप्रदाय के साथ इसमें नस्ल, नस्ल की जगह क्या लिखोगे? नस्ल, थोड़ा प्रिंटिंग में गलत है, सुधार लोगे। भाषा तथा संस्कृति के लोग रहते हैं। माने भारत जैसा देश है बच्चे कि भारत में भिन्न भिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, नस्ल, भाषा के लोग हैं। एक जाति के लोग हैं क्या? भिन्न भिन्न। सबके हाव भाव रहन सहन के स्तर पर भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। माने सबका रहन सहन का स्तर क्या होगा जी? अलग होगा। अभी देख लो, कल होली है तो होली के दिन एकदम सब कई सारे रंग बिलाल खेलेंगे, और कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जो घर में बच्चे रहेंगे, एकदम वो जुमे की नमाज अदा करेंगे। कोई ईसाई है तो अपने अनुसार काम करेगा, सिख है तो अपने अनुसार काम करेगा। माने जातियाँ भिन्न भिन्न, रंग अलग अलग, नस्ल अलग अलग, धर्म अलग अलग। लेकिन आज अगर पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो मरने वालों की संख्या में समझ लो मुसलमानों की संख्या कम नहीं होती है। आज भी अगर बच्चे तुम चले जाओ इंडिया गेट पे, दिल्ली के इंडिया गेट पे, जो शहीदों की सूची वहाँ लगी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या मुसलमानों की है बच्चे। देश हमारा, इस देश में एक जाति नहीं बल्कि भिन्न भिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। लेकिन देश पे अगर खतरा पड़ जाए तो सब के सब हम क्या हो जाते हैं जी? इसी को कहते हैं विविधता में एकता। दिमाग में बैठ गया? अब इसी को तो लिख लेना है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत भले ही विविधताओं का देश है, फिर भी यह सभी एकता के अदृश्य धागों से ऐसे बंधे हुए जो एक जैसे दिखाई देते हैं। भले हम भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के लोग क्यों ना हो, लेकिन ये ऐसे अदृश्य धागे से बंधे हुए बच्चे जो दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई कब देते हैं? जब जरूरत पड़ती है तब। अर्थात अगर देखना चाहते हैं तो बच्चे तो किसी भी पर्व देख लो, किसी भी पर्व, त्यौहार या देश पर संकट पड़ने पर भारत के सभी लोग एकता और अखंडता का परिचय देते हुए एक हो जाते हैं, जिन्हें विविधताओं में एकता कहा जाता है। कल होली है बच्चे, अब कल होली है तो समझ लो कि होली चाहे भारत में कहीं भी मने, लेकिन जेडी सर मुसलमान है तो क्या है, ये भी कल पुआ और मीट खाएंगे, कल पकौड़े खाएंगे। अर्थात अगर किसी हिंदू के यहाँ अगर होली हो तो मुसलमान भी समझो कि पुआ खाता है, वो भी मीट खाता है। और अगर किसी मुसलमान के यहाँ अगर ईद हो तो हिंदू भाई वहाँ जाकर सवैयाँ खाते हैं। इसे कहते हैं विविधताओं में एकता। समझ में आ गया बच्चे? तो अच्छा है कि होली के अवसर पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे। एक बार अगर असली चीज़ अगर देखना है भारत की विविधता में एकता तो कहाँ देखेंगे? गाँव में, शहरों में नहीं। कहाँ मिलता है जी? अगर होली हो जाए तो होली का पकवान 1 किलो नहीं बनता है, सबके यहाँ 2 किलो 4 केजी बनता है। क्यों बनता है बच्चे? वो सब मुस्लिम भाइयों के यहाँ बांटा जाता है। और अगर ईद आ जाए तो ईद की सवैया भी 1 किलो से काम नहीं चलता, वो भी सभी हिंदू भाइयों के यहाँ बांटा जाता है। इससे कहते हैं विविधता में। समझ गए बच्चे? तो होली के एक दिन पहले ये लेसन समाप्त हो रहा है, तो ये तो बढ़िया से परीक्षा में लिखेगा कि नहीं रे सब जाकर?
चलो तब अंतिम क्वेश्चन अब इसमें से एक कहता है कि भारत में शरणार्थियों की समस्या का हल किस प्रकार किया गया। शरणार्थी किसे कहते हैं, ये तो दिमाग में बैठ गया ना बच्चे। शरणार्थी कौन है जी? हमारे देश के अगल बगल के देशों से आए हुए वे लोग जो हमारे देश में आकर शरण लिए, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई कई शरणार्थी जब आने लगे तो समस्या का हल कैसे हुआ? इंदिरा गांधी ने तो बेहतरीन तरीके से हल कर दिया बच्चे। चलो फिर हाल हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय सबसे बड़ी समस्या भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण हुआ है। जो शरणार्थियों की समस्या थी, 1947 ईस्वी में भारत के कई मुसलमान पाकिस्तान चले गए तथा पाकिस्तान से कई हिंदू भारत में आकर शरण लिए। दोनों देशों में बंटवारे के कारण दंगा फैल चुका था। एक जाति के लोग दूसरे जाति और धर्म के लोगों को निर्मम हत्या कर रहे थे, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान से पंजाबी तथा सिंह जी हिंदुओं ने भारत में पलायन कर पूर्वी पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा दिल्ली में शरण लिए, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदू भारत में पलायन कर पश्चिम बंगाल तथा असम में आकर शरण लिए। कहाँ शरण लिए थे जी? असम में शरण लिए। ये चीज़ को फिर से एक बार समझ लो। मैंने तुम्हें बताया बच्चे कि शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो पाकिस्तान के थे, जो भी हिंदू थे, वे भारत आने लगे और भारत में कई मुसलमान थे जो पाकिस्तान रहने लगे। उस समय ट्रेन में इतनी गहमा गहमी थी बच्चे कि इसे हम देख सकते हैं। गदर फिल्म देखे तुम लोग, सन्नी देओल का, जिसमें अमीषा पटेल हीरोइन है बच्चे। वह एक मुसलमान की लड़की है और उसके बाप हमारा देश छोड़कर पाकिस्तान भाग रहा है। तो ये कहानी जो हम लोग देखे हैं बच्चे, ये उसी का एक सीन है। उस सीन को देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या किस तरीके से हल किया गया बच्चे। तो कई इसमें समझ लो कि भारत से जो हिंदू हैं, भारत से मुसलमान हैं, पाकिस्तान जाने लगे और पाकिस्तान से जो है वो भारत आने लगे। तो इस प्रकार जो शरण आकर हमारे देश में लिए वही क्या कहलाए? शरणार्थी कहलाए। कई स्थितियां काफ़ी विकट हो गया बच्चे, इतनी विकट हो गया कि इस प्रकार कह रहे हैं कि पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आकर शरण लिए, उन्हें यहाँ समझेंगे पश्चिमी, उन्हें क्या कहा गया? शरणार्थी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है जी? ये चरणों की जगह मैं यहाँ लिख दिया, वहाँ हम क्या कहेंगे? शरणार्थी। जो भी पाकिस्तान से या पूर्वी पाकिस्तान से अर्थात बांग्लादेश से हमारे देश में आएंगे, उन्हें क्या कहा गया? शरणार्थी कहा जाता है। क्योंकि आने जाने से भारत तथा पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। और इस तरीके से बच्चे कई सारे लोग हमारे भारत में आने लगे और भारत से वहाँ जाने लगे। तो संविधान में उस समय कहा गया, क्या कहा गया? नियम बनाया गया शरणार्थियों के लिए। क्या नियम बनाया गया बच्चे? इसे समझो। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 ईस्वी के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो बढ़िया समझ लो बच्चे, देश की आज़ादी के पहले की ही बात हो रही है। 1946 से देश का संविधान बन रहा है, तो संविधान में लिखा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाएगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 ईस्वी के पूर्व पाकिस्तान की सरकार से अस्थायी पुनर्वास की अनुमति लेकर भारत आया हो तो अनुच्छेद 6 के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसे खूब बढ़िया समझो। अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है तो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। लेकिन वहाँ चला जाता है और उसे लगता है कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, हम भारत में ही रहेंगे, हमने गलती कर दिया यहाँ आकर, तो वहाँ के सरकार से पुनर्वास, अस्थायी पुनर्वास की अनुमति लेकर, मैंने कि मैं फिर से अपने देश लौटना चाहता हूँ, सरकार से अनुमति लेकर आता है तो अनुच्छेद 6 के तहत उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कब तक? 19 जुलाई 1948 के पहले तक, 19 जुलाई तक। इसके बाद अब कोई आने के चाहेगा हम उसको अपने यहाँ नहीं रखेंगे। इस प्रकार 1947 ईस्वी, याद रखने बच्चे, 1947 ईस्वी से देख लो, 1947 से 1951 ईस्वी तक धीरे धीरे इस समस्या का समाधान किया गया
और शरणार्थी हमारे देश के अंग बनते चले गए। 1947 से 51 तक जो भी ये हमारे शरणार्थी हमारे देश में आ गए, वहाँ से अनुमति लेकर अब यह हमारे देश के क्या बन गए जी, अंग बन गए। इसको लिख लेना, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ लेकिन तुम लोग इसको लिख लोगे बच्चे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी समाप्त होता है बच्चे। अब इसमें अलग एक प्रश्न रहेगा बच्चे, इस प्रश्न को समझो। कहते हैं कि भारत के देशी रियासतों का विलय, लगता है ये क्वेश्चन, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको रोकता हूँ, लेकिन अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कि भारत के देशी रियासतों का विलय या एकीकरण कैसे हुआ, अथवा भारत के देशी रियासतों के विलय का वर्णन करें। ध्यान से समझो बच्चे, इसके पहले के प्रश्न में हमने अभी तक बताया कि हमारे देश का बंटवारा हो गया तो सबसे बड़ी समस्या क्या हुई, शरणार्थी की समस्या। भारत और पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग हमारे देश में आकर शरण लिए हुए क्या कहलाए, शरणार्थी। शरणार्थियों की समस्या को कैसे हल किया गया, इस एपिसोड में हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत के देशी रियासतों का विलय या एकीकरण कैसे हुआ। भारत में कितने देशी रियासत थे, 500। अब 500 रियासतों को एक किया जाने लगा भाई, सब अब अलग अलग नाम से नहीं जाना जाएगा, सब लोग क्या कहलाएंगे, एक हो जाएंगे और एक देश रहेगा क्या, भारत। अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा। इसमें भी कई समस्याएं हुई जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।